थंबनेल देखकर बहुत लोग कहेंगे कि ये क्या मजाक है। राजा भैया की तो केवल 2 ही सीट हैं, वो भी विधायक की, और वो इस तरह से कैसे पासा पलट देंगे कि अखिलेश के साथ अगर वो चले जाएं तो मोदी जी के हाथ से उत्तर प्रदेश निकल जाएगा। ये बात आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगी यदि ये वीडियो आप पूरा देखेंगे तो। नमस्कार, मैं सचिन सिंह गौर आपका अपने यूट्यूब मंच पे स्वागत करता हूँ। कल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और भाजपा सरकार में मंत्री जेपीएस राठौड़ जो हैं वो राजा भैया से मिले थे। उससे पहले सपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के, नरेश उत्तम पटेल, वो राजा भैया के साथ मिलकर के आए थे। तो एकाएक अचानक क्या हुआ है कि राजा भैया को इतना भाव दिया जा रहा है। प्रत्यक्ष तौर पर जो मुद्दा दिखाई देता है वो दिखाई देता है राज्यसभा की 10वीं सीट के लिए, जहां पर भाजपा ने संजय सेठ को खड़ा किया है जो कि अखिलेश यादव के पहले कोषाध्यक्ष थे। और लग रहा है कि अखिलेश यादव को 2 से 3 वोट जो कम पड़ रहे हैं वो राजा भैया के थ्रू जुगाड़ करना चाहते हैं। और क्योंकि भाजपा देख रही है कि राजा भैया वहां ना चले जाएं, वो हमारे पाले में रहें और अखिलेश राज्यसभा की सीट हार जाए, इसलिए वो भी राजा भैया के ऊपर डोरे डाल रहे हैं। प्रत्यक्ष तौर पर ऐसा दिखता है, पर प्रत्यक्ष तौर पर जो है वही अप्रत्यक्ष तौर पर नहीं है। इसके काफी दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि इस राज्यसभा सीट के लिए राजा भैया जिसका भी समर्थन करेंगे तो लोकसभा में भी वो बाय डिफॉल्ट उसका ही समर्थन करेंगे, और लोकसभा में वो गेम चेंजर हो सकते हैं। मान लीजिए वो अखिलेश को राज्यसभा में समर्थन देते हैं तो लोकसभा में भी वो अखिलेश के साथ ही जाएंगे, और अखिलेश यादव उनको 5 सीटें देने को तैयार हैं लोकसभा की। तो वो एक बड़ी पार्टी के रूप में भी स्थापित हो सकते हैं। अच्छा, वो कैसे अखिलेश और राजा भैया की जोड़ी मिलकर के किस प्रकार ऐसी स्थिति कर सकती है कि मोदी जी के हाथ से उत्तर प्रदेश निकल सकता है। असल में यदि राजा भैया अखिलेश यादव के साथ मिल जाते हैं तो भाजपा की जो सीटें अभी 62-63 हैं वो लगभग 40 तक आ सकती हैं। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा, उसके 2 से 3 कारण हैं। एक, क्षत्रियों की आबादी जो उत्तर प्रदेश में है वो 10 से 12% है। आप मीडिया के नैरेटिव्स को भूल जाइए और एंटी राजपूत एजेंडे के थ्रू वो जो दिखाते हैं कि 3 से 4%, 5% है, उसको भूल जाइए। असल में क्षत्रियों की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में 10 से 12% है। और गाजियाबाद से लेकर के बलिया तक और गाजियाबाद से लेकर के सहारनपुर तक आप कहीं भी चले जाइए, सैकड़ों नहीं क्षत्रियों के हजारों गांव हैं, बेल्ट की बेल्ट हैं। और बहुत बड़ी संख्या है, और 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में जिनमें एक भी जिला ऐसा नहीं होगा जिसमें क्षत्रिय आपको ना मिले। असल में पूरे उत्तर प्रदेश में जो 4 जातियां या 4 सामाजिक समूह हैं जो पूरे उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं वो है मुस्लिम, जाटव, क्षत्रिय और ब्राह्मण। मतलब ये लोग ऐसे हैं कि हर जिले में आपको मिलेंगे उत्तर प्रदेश के। बाकी जातियों का कहीं पर घनत्व ज़्यादा है, कहीं पर संख्या ज़्यादा है, लेकिन वो पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती हैं। जैसे अहीर है, वो उनकी जनसंख्या बहुत अच्छी है, उत्तर प्रदेश में काफ़ी जनसंख्या है, लेकिन उनकी अपनी एक बेल्ट है, एटा, इटावा, मैनपुरी, औरैया, कन्नौज या फिर पूर्वांचल के कुछ क्षेत्र, लेकिन वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में नहीं होते हैं। इसी तरह से जाटों का पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो काफ़ी जनसंख्या है, लेकिन वो बाकी उत्तर प्रदेश में कहीं है ही नहीं। राजभर आपको पूर्वांचल में मिल जाएंगे, लेकिन बाकी कहीं नहीं मिलेंगे। तो पूरे उत्तर प्रदेश में जो 4 जातीय समूह हैं वो है मुसलमान, जाटव, ब्राह्मण और क्षत्रिय। तो क्षत्रिय जो है वो 75 के 75 जिलों में है और उनकी जनसंख्या 10 से 12% है। तो एक तो ये फैक्टर है। दूसरा फैक्टर, जो राजा भैया हैं उनका उत्तर प्रदेश के क्षत्रियों में अच्छा खासा प्रभाव है, और पूर्वांचल और अवध में उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा है। तो उनके अखिलेश के साथ जाने पर क्षत्रियों का एक बड़ा वोट प्रतिशत जो है वो सपा की तरफ जा सकता है। अब यहाँ पर एक और प्रश्न है कि क्षत्रिय जो है वो मुख्य रूप से भाजपा के साथ हैं, और लगभग 90 से 95% क्षत्रिय जो है वो भाजपा को वोट देते हैं। तो वो राजा भैया के कारण वहां क्यों जाएंगे? तो पहला कारण तो यह है कि राजा भैया का प्रभाव है क्षत्रिय समाज में, और इससे भी बड़ा कारण यह है कि क्षत्रिय जो कि 90 से 95% वोट जो है भाजपा को देते हैं, और 10 से 12% उनका जनसंख्या प्रतिशत है, मतलब बहुत बड़ी संख्या में क्षत्रियों के वोटों से भाजपा को बल मिलता है। लेकिन उसके बाद भी पिछले 5 से 7 सालों से अगर देखा जाए तो क्षत्रियों को निरंतर डाउनसाइज किया जा रहा है, भाजपा में उनकी उपेक्षा की जा रही है, और ये उपेक्षा इतनी विजिबल है कि सबको समझ में आ रहा है। जैसे उनके विधायकों की संख्या लगातार घट रही है, सांसदों की संख्या लगातार घट रही है,
केंद्रीय और प्रदेश स्तर पर जो संगठन में भी उनकी संख्या घट रही है। इसके अलावा झूठा ठाकुरवाद का नैरेटिव चलाया जाता है। योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया कि क्षत्रिय हैं, इसलिए सबकी टिकटें और सब तरीके से उनको डाउनसाइज किया जाता है, जबकि योगी आदित्यनाथ को क्षत्रिय होने के कारण नहीं, भगवादारी हिंदू संत होने के कारण मुख्यमंत्री बनाया गया था। राम मंदिर ट्रस्ट में जिसमें 9 स्थायी सदस्य हैं और 6 अस्थायी सदस्य हैं, उनमें भी एक भी क्षत्रिय को शामिल नहीं किया गया। तो इस तरह के बहुत से कारण हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी उनको जगह नहीं दी जा रही है। प्रदेश मंत्रिमंडल में भी एक ही कैबिनेट मिनिस्टर है। एक समय जहां 110 विधायक होते थे क्षत्रिय और 70 से 80 तो कॉमन आते थे, आज उनकी संख्या सिर्फ 45 रह गई है। 15 ऐसे जिले हैं, 12 ऐसे जिले हैं उत्तर प्रदेश में जिनमें एक भी क्षत्रिय विधायक नहीं है। और आज जो क्षत्रिय सांसदों की संख्या है वो 14 है, जबकि पहले वो 17-18 होती थी। और जो वो 14 थी 2014 में, और 2019 में वो 10 है, जबकि एक समय वो 17-18 तक होती थी। और जो 2024 का इलेक्शन आने वाला है उसमें वो 6-7 तक भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस तरह से निरंतर उपेक्षा की जा रही है भाजपा में। अब मैं कुछ और उदाहरण आपको देता हूँ सीट वाइज। जैसे लोकसभा की एक सीट है फतेहपुर सीकरी। वहां पर क्षत्रियों की संख्या है 4 लाख, लगभग 20-22% की जनसंख्या है। इतनी जनसंख्या है कि कोई निर्दलीय खड़ा हो जाए और सारा क्षत्रिय समाज उसको समर्थन दे दे तो वो निर्दलीय ही जीत जाए। लेकिन वहां पर 2 बार से जो सांसद हैं वो जाट समुदाय से आते हैं, जबकि जाटों की संख्या 1 लाख से 80,000, 1,90,000 के आसपास है। एक मिनी छपरौली वाली जो बेल्ट है वहीं पर उनकी संख्या ज़्यादा है, अदरवाइज उनकी बहुत संख्या नहीं है। तो मुख्य रूप से जीत रहे क्षत्रिय वोटों के कारण। उससे पहले वहाँ पर सीमा उपाध्याय थी। ब्राह्मणों की संख्या भी वहाँ 2 से 2.5 लाख है, वो भी क्षत्रिय वोट के कारण ही जीत रही थी। और क्षत्रिय को वहाँ पर टिकट नहीं दिया जाता है फतेहपुर सीकरी में। इसी तरह से गाजियाबाद की सीट है, जहाँ पर इस पिछले 7-8 बार से सांसद जो हैं वो क्षत्रिय हैं, लेकिन इस बार जो 5 लोगों का नाम चल रहा है उसमें केवल एक ही क्षत्रिय है। कुमार विश्वास का नाम भी वहाँ से चल रहा है। तो हो सकता है वो सीट भी काट दी जाए। इस तरह से मथुरा की सीट है, वहां पर क्या स्थिति होती थी, या तो कोई राजपूत एमपी बनता था या कोई जाट बनता था। लेकिन पिछले 2 बार से हेमा मालिनी को बना दिया गया है और आगे भी किसी राजपूत को मिलेगी इसके कोई चांस नहीं है। कुंवर मानवेंद्र सिंह वहां पर 3 बार सांसद रहे। इस तरह से मेरठ में ठाकुर अमरपाल सिंह 3 से 4 बार सांसद रहे, लेकिन अब दूर दूर तक किसी क्षत्रिय का वहां पर नाम नहीं है। मुरादाबाद में या तो कोई मुस्लिम सांसद बनता था या कोई राजपूत सांसद बनता था, लेकिन वहां पर भी कुंवर सर्वेश कुमार के बाद अब किसी ठाकुर का कोई चांस नहीं दिखता है कि वहां पर वो सीट मिलेगी। तो ऐसी तमाम सीटें हैं। इसी प्रकार विधानसभा में आगरा में एक सीट है खैरागढ़ सीट, वहां पर क्षत्रियों की संख्या है 1.25 से 1.5 लाख, लेकिन वहां पर वर्तमान विधायक जो हैं भाजपा के वो हैं भगवान सिंह, जो कि काची समुदाय से आते हैं और उनकी संख्या आधी से भी कम है राजपूतों के मुकाबले। लेकिन किसी भी क्षत्रिय को वहां पर टिकट नहीं दिया जाता है और उनकी जीत का कारण भी क्षत्रिय वोट ही है। तो क्षत्रिय जो है वो भाजपा को राष्ट्रभक्ति और धर्म के कारण जातिगत भावना से ऊपर उठ करके समर्थन करते हैं, जिसका कि भाजपा अब नाजायज फायदा उठाती हुई दिख रही है और उनके टिकटों को लगातार काटा जा रहा है। इसी तरह से बरेली की एक सीट है बिथरी चैनपुर, वहां पर क्षत्रियों की संख्या है 55,000 और ब्राह्मणों की जनसंख्या है 25 से 30,000। लेकिन वहां पर इस समय निवर्तमान विधायक जो हैं वो हैं राघवेंद्र शर्मा, उससे पहले पप्पू भरतोल थे, राजेश कुमार मिश्रा, जिनका कि आपने काफ़ी नाम सुना होगा क्योंकि उनकी बेटी की शादी जो है दलित किसी युवक से की थी और उसको मीडिया ने बहुत तूल दिया था। तो उस सीट पर भी राजपूतों को टिकट नहीं मिलता है। इसी प्रकार से साहिवाबाद की सीट है, गढ़मुक्तेश्वर की सीट है, वहाँ पर मदन चौहान रहते थे पहले विधायक, लेकिन अभी वहाँ पर पिछली बार कमल मलिक थे और इस बार कमल मलिक थे शायद, और अभी हरेंद्र मलिक हैं, हरेंद्र चौधरी हैं शायद। तो उस सीट पर भी राजपूतों की अच्छी संख्या है। जो 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें मदन चौहान बसपा से खड़े हुए थे और उन्हें 43,000 वोट मिले। हरेंद्र मलिक या हरेंद्र चौधरी ने ये इलेक्शन जीत लिया था और दूसरे नंबर पे कमल मलिक रहे थे। तो वहां पर जो जनसंख्या है वो मुख्य रूप से राजपूतों की, जाटवों की और जाट और गुर्जरों की है। दूसरे नंबर पे रविंद्र चौधरी जो थे सपा से, गुर्जर थे, उनको गुर्जर और मुस्लिम का वोट मिल गया। और जो प्रथम आए थे हरेंद्र चौधरी, उनको जाटों का, ब्राह्मणों का और राजपूतों का वोट मिल गया और वो जीत गए। जबकि मदन चौहान जो थे उनको 43,000 जो वोट मिले वो जाटवों के मिले, यानी बसपा के दलित समुदाय के मिले, राजपूतों के वोट उनको नहीं मिले।
तो राजपूतों ने यहाँ भी जाति से ऊपर उठ करके भाजपा को वोट करा। तो हर जगह बुंदेलखंड में भी ऐसी स्थिति है। बुंदेलखंड में तो ये स्थिति है कि वहाँ पर एक भी क्षत्रिय विधायक नहीं है। इसी प्रकार से पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, शामली, गाजियाबाद और इस तरह से 2-3 और जिले हैं जो कुल मिलाकर के जहाँ एक भी क्षत्रिय विधायक नहीं है। इनमें बुंदेलखंड में भी एक भी क्षत्रिय विधायक नहीं है। इसी तरह से अवध और पूर्वांचल में भी बहुत सीट ऐसी हैं जो कि राजपूत बहुल है, लेकिन किसी अन्य जाति को भाजपा देती है और राजपूत उसको पूरा वोट करते हैं, उस जाति का भी वोट मिलता है और वो सीट निकल जाती है। बुलंदशहर, मथुरा में भी ऐसी कई सीटें हैं। तो इस तरह से राजपूत राष्ट्र और धर्म के नाम पर जातिगत भावना से ऊपर उठ करके भाजपा को समर्थन कर रहे हैं, लेकिन भाजपा उन्हें हर जगह निरंतर डाउनसाइज कर रही है। इसी तरह से देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश जिसे जाटलैंड कहा जाता है, वहां पर जाटों से दुगनी जनसंख्या है राजपूतों की, लेकिन उनको सीट नहीं दी जा रही है। और जाट एमएलए जो 3 से 4 या 5 होते थे, आज 17 एमएलए हैं। प्रदेश अध्यक्ष जाट हैं भूपेंद्र चौधरी। इसके अलावा 2 सांसद हैं जो कि दोनों मंत्री भी रहे, संजीव बालियान और डॉक्टर सत्यपाल सिंह। इसके अलावा गवर्नर थे सत्यपाल मलिक जो कि आजकल भाजपा के अगेंस्ट बोलते हैं। तो इतने सारे पद दिए गए हैं और अभी राज्यसभा में भी भेजा गया है। उसके बाद भी भाजपा को जयंत चौधरी के साथ गठबंधन करना पड़ा, क्योंकि इसके बाद भी जाट वोट नहीं मिलता है और राजपूत वोट उन्हें सब जगह से डाउनसाइज करने के बाद भी, उनके विधायकों की संख्या घटाने के बाद, सांसदों की संख्या घटाने के बाद, प्रदेश और केंद्रीय मंत्रियों की संख्या घटाने के बाद, संगठन में घटाने के बाद भी उनको पूरा का पूरा मिलता है। तो इस कारण से अब धीरे धीरे धीरे, क्योंकि कहते हैं ना अति सर्वत्र वर्जिते, तो धीरे 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 उनमें भी एक उपेक्षा का भाव पनप रहा है और उनको ये विजिबल होने लगा है साफ साफ कि भाजपा उनके वोट ले रही है और उनकी उपेक्षा कर रही है और उनको डाउनसाइज कर रही है, उनको छांटा जा रहा है। ये पूरे उत्तर प्रदेश में ये बात जाने लगी है। तो राजपूतों के अंदर एक उपेक्षा का भाव है, तो वो अब भाजपा के अलावा कोई और ऑप्शन उनको दिखता नहीं है। ऑप्शन है उनके पास, उनके लिए जो एक नैसर्गिक ऑप्शन है वो है सपा, क्योंकि सपा और सपा के लिए भी अहीर और मुस्लिम के बाद कोई वोट बैंक है तो वो राजपूतों का ही है, क्योंकि सपा की 3 बार सरकार बनी है उत्तर प्रदेश में। एक बार 1990 में, एक बार 2003 में और एक बार 2012 में। और तीनों ही बार उस सरकार के बनने के पीछे क्षत्रियों का योगदान रहा था। 1990 में प्रधानमंत्री वीपी सिंह के कारण बनी। 2003 में राजा भैया वाला प्रकरण हुआ था जिसमें मायावती ने उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया था और मुलायम सिंह ने उनका समर्थन किया था। तो राजा भैया और अमर सिंह के कारण 2003 में मुलायम सिंह यादव की सरकार बनी। 2012 में जो पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी अखिलेश यादव की, उसमें अहीर, मुस्लिम और क्षत्रियों का भी लगभग 70-80% वोट उनको मिला था और वो पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। अदरवाइज जो सरकार बनती थी अखिलेश यादव की या सपा की कही है, वो 145-50 सीटों तक पहुंच पाती थी, पूर्ण बहुमत उसको नहीं मिलता था। तो पहली बार उनको पूर्ण बहुमत मिला क्योंकि क्षत्रियों ने बहुत बड़ी संख्या में उनको वोट दिया था। तो सपा का भी एक नैसर्गिक जो वोट बैंक है अहीर मुस्लिम के बाद वो राजपूत है, और राजपूतों को भी भाजपा के अलावा यदि उत्तर प्रदेश में कोई ऑप्शन है तो वो सपा है। लेकिन ऐसी स्थितियां अभी बनी हुई थी पिछले 8-10 साल से कि वो वहां जा नहीं पा रहे थे। तो राजा भैया जैसा बड़ा नेता यदि सपा के साथ जुड़ता है तो उपेक्षित भाव रखने वाली जनसंख्या जो कि बहुत बड़ी हो चुकी है उत्तर प्रदेश में राजपूतों की, उसका झुकाव भी सपा की तरफ हो सकता है। तो वो यदि मान लीजिए अभी 90% वोट मिलता है भाजपा को राजपूतों का, और इसके बाद अगर 50 हो जाता है, यानी कि आधा वोट ही कम हो जाता है और आधा उधर चला जाता है, तो सीटों में बहुत जबरदस्त हेरफेर हो जाएगा। विधानसभा में अखिलेश यादव को 36% वोट मिला था और राजपूतों को उसमें 0 वोट मिला था। अब मान लीजिए आधा वोट 10% में से उधर चला जाता है तो वो 40% से ऊपर जा सकता है वो वोट बैंक। और भाजपा का भी लगभग इतना ही था विधानसभा में, 40-41%, तो वो 4-5% सीधा कट जाएगा, तो वो 36 पे आ जाएगा। तो मतलब बहुत बड़ा हेर फेर हो सकता है अगर राजपूत वोट एक चंक में उस तरफ चला जाए, सपा की तरफ। तो ऐसा हो सकता है यदि राजा भैया जाते हैं। राजा भैया का इतना प्रभाव है क्षत्रिय समाज में, और मतलब क्षत्रिय समाज को एक ऑप्शन दिखेगा जब एक बड़ा नेता जाएगा तो वो उस तरफ जा सकते हैं। और यही असली कारण है कि सपा भी राजा भैया के ऊपर डोरे डाल रही है और भाजपा भी डोरे डाल रही है। तो देखना है कि अब क्या होता है, लेकिन मेरे ख्याल से मैंने इस वीडियो में पूरे तथ्य और तर्कों के साथ आपको समझा दिया है कि मुद्दा केवल राज्यसभा का नहीं, लोकसभा का है।
और लोकसभा में राजा भैया गेम चेंजर हो सकते हैं। अब वो क्या फैसला लेते हैं ये तो भविष्य ही बताएगा, लेकिन ये पॉइंट्स हैं जो कि बिल्कुल सही हैं। तो आप इस वीडियो में दिए गए तर्क और तथ्यों से कितना सहमत हैं, इस बात को कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करें।